तो हमने कल समझा था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में किस तरीके का, उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने क्या समझा था कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करते कि जो लोग नहीं थे उनको एक रिवीजन हो जाए, और इसके आगे का हम पार्ट समझने वाले हैं। तो जो हमारा बॉडी जो बना हुआ है 63 ट्रिलियन सेल का बना हुआ है। तो सेल्स के मेम्ब्रेन को बनाने में कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो हमारे सेल्स के ऊपर की जो परत होती है उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल से दिखा है। तो इसको बनाने के लिए क्या आता है, किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। तो पहला क्या है, कोलेस्ट्रॉल का क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ऊपरी परत को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमारा सेल्स का मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगा तो सेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई, जो हमारे बॉडी में जो बोन्स होती है, और बोन्स में जो विटामिन D3 होता है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। अब यहाँ पे देखो केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है ना, जो भी फॉर्मूला है इसका, कि कोलेस्ट्रॉल कैसे जो है कि विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। आप जब ने केमिस्ट्री वगैरह कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, विटामिन D3 में कन्वर्ट हो, यानी कि जो बॉडी को, बोन्स को जो विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, कैसे विटामिन D3 कन्वर्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन D3 का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का कहीं ना कहीं जो है कि गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद हमने समझा था कि मेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कि कोलेस्ट्रॉल से ही जो है कि बना होता है। तो ये सबसे जो है कि ये सारे जो है कि कोलेस्ट्रॉल के इंपॉर्टेंस है। और हमने क्या समझा था, फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो भी किससे बना होता है, कोलेस्ट्रॉल से ही बना होता है। और एक और चीज हमने समझी थी कि जो हमारा ये होता है पित्ताशय, जो होता है, जो पित्त बनता है, जिससे जी अम्ल जिसको बोलते हैं, जिससे कि हमारा खाना पचता है, वो भी जो है कि कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। तो जब इतना सारा इंपॉर्टेंस कोलेस्ट्रॉल का है तो भगवान ने क्या किया, हमारे बॉडी में ही कोलेस्ट्रॉल बनाने की मशीन बना दी। अब हम बाहर से लेते नहीं लेते वो बात की बात है, लेकिन भगवान ने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल को अंदर ही बना दिया। तो जो कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो मशीन है वो कौन सी मशीन है, वो लीवर है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, लीवर बनाता है। तो 70% जो कोलेस्ट्रॉल होता है कहाँ पे बनता है, हमारे लीवर में बनता है। और 30% कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ से मिलता है, हमारे डाइट से मिलता है। जो हम खाना खाते हैं उससे जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है, वो हमारे डाइट से जो होता है वो 30% ही होता है। तो 70% कोलेस्ट्रॉल तो हमारे बॉडी में ही बन रहा है। अब ये जो, जब कोलेस्ट्रॉल इतना अच्छा है तो कोलेस्ट्रॉल को बुरा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म में कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो मैकेनिज्म है, कोलेस्ट्रॉल बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे लिए जो है कि डिसएडवांटेज का काम करने लगता है, हमारे लिए जो है कि गड़बड़ काम करने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल को जब कभी भी समझना है ना, तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे समझना है आपको, कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल। जब कभी भी कोई कोलेस्ट्रॉल का जब आप रिपोर्ट कराओगे किसी को, जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो जब डॉक्टर के पास जाता है और जब उसको टेस्ट रिकमेंड करता है, तो फिर वो जब लैब में जाता है, जब अपनी रिपोर्ट आप देखोगे ना तो उसमें HDL का पैरामीटर दिया होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। HDL कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ए कोलेस्ट्रॉल आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ए कोलेस्ट्रॉल किस काम में आता है, ए कोलेस्ट्रॉल आपको काम में आता है कि आपके अंदर जितने बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको आपके ब्लड से निकाल करके फिर से लीवर में ले जा करके डाल देता है। HDL का काम गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है। यानी कि आपके बॉडी में जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल होंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल आप अपने खाने से लिया या फिर आपकी जो भी डाइट है उससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल बना, उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, फिर से वो निकाल करके फिर से लीवर में डालने का काम करता है। तो पहला कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, HDL, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में बता रहा हूँ। दूसरा जो होता है वो होता है ट्राईग्लिसराइड। अब ट्राईग्लिसराइड क्या होता है, एक फैट होता है, फैट के फॉर्म में होता है। अब ट्राईग्लिसराइड वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है।
कब एनर्जी प्रोवाइड करता है वो बाद में समझेंगे, लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड का जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फैट के फॉर्म में होता है। तो ये फैट क्या होता है, आपके ब्लड में जाकर के जल्दी घुलता नहीं है, यानी घुलता ही नहीं है फैट। तो ये क्या होता है, इसको ले जाने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल जो फॉर्म होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है वीएलडीएल कहा जाता है। वीएलडीएल के थ्रू ये जो होता है ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में मूव करता है, और जिस सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए उस सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो वीएलडीएल क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। अब तीन तरह के कोलेस्ट्रॉल हो गए, एक होता है वीएलडीएल हो गया, एक होता है ट्राइग्लिसराइड हो गया, और एक हो गया एचडीएल। जब ये वीएलडीएल किसको लेकर के जाता है, ट्राइग्लिसराइड को लेकर के जाता है, और जब हमारे जहां पे हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जो कि फैट बर्न हो जाता है, तो क्या बचता है, एलडीएल बचता है। वीएलडीएल ने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड को कैरी किया, और जब ट्राइग्लिसराइड का काम हो गया, जहां पे ट्राइग्लिसराइड का यूजेस था और ट्राइग्लिसराइड का यूज पूरा हो गया, तो उसमें से क्या बचता है, वीएलडीएल में अगर ट्राइग्लिसराइड को घटा दिया जाए तो बचता है एलडीएल। और ए वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक घातक कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपके धमनियों में, आपके बॉडी में जो भी ट्यूब्स हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है उसमें जाकर के चिपक जाता है, और ये धीरे 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 चिपकने लगता है। इसी को कहा जाता है ब्लॉकेजेस क्रिएट करना। अगर आपके हार्ट के आर्टरीज में जाकर के चिपकने लगेगा तो आपको क्या होगा, हार्ट के ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे और हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि जब ब्लॉकेज क्रिएट होता है ना तो खून की जो नली होती है वो क्या हो जाती है, सकरी हो जाती है, पतली हो जाती है। क्योंकि जिस अमाउंट में ब्लड फ्लो होना चाहिए आपके खून की नली से उस अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल आपके ब्रेन के नली में कहीं पे जाकर के जो है कि जमा हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है उसको। अगर बॉडी के किसी पार्ट्स में जाकर के जमा हो जाए तो उसको जो है कि पैरालिसिस का रूप ले लेता है। तो इसलिए जो है कि खतरनाक हो जाता है। अभी खतरनाक होता क्यों है, इसको हमने क्या समझा था, ये होता कैसे है, होता ऐसे है कि जब कभी भी आप जो खाना खाते हैं वो खाना किस में कन्वर्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम जो लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में घूमता है। नॉर्मल ग्लूकोज का होना जरूरी है ना, ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। अगर ग्लूकोज का अमाउंट एक्सेस होने लगा, अब एक्सेस क्यों होता है बाद में समझेंगे, लेकिन अपने हम ये समझ रहे हैं कि जब नॉर्मल ग्लूकोज बनता है और उसमें अगर एक्सेस ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने खाया है ना, मैदे की चीजें खा लिया आपने, जो कि रोटी खा लिया, चावल खा लिया, आलू खा लिया, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो आपके बॉडी में क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बनेगी। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई जो है कि ब्लड में ना ग्लूकोज ज्यादा घूम रहा है, इनको क्या करना है ना, मिनिमाइज करना है, कम करना है, नॉर्मल करना है। तो ये ब्रेन सिग्नल देता है पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज को बोलता है कि आप क्या करो, इंसुलिन सिक्रेट करो। और इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको लेकर के आता है, किसके पास, सेल्स के पास लेकर के आता है। क्योंकि ग्लूकोज का काम क्या है, एनर्जी देना। तो एनर्जी कैसे देता है, सेल्स के पास जब लेकर के आता है तो सेल्स पे लगे होते हैं गेट। और ये गेट क्या होते हैं, जैसे ही इंसुलिन लेकर के आता है ग्लूकोज, तो सेल्स को बताता है कि मेरे पास एक ग्लूकोज है, आप अपने अंदर ले लो। तो जो सेल्स के गेट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और उसमें ग्लूकोज चला जाता है और वो बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है ना, सबके साथ होता है। लेकिन किसी किसी की आदत क्या होती है कि खाना खाया और फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते नहीं, यानी कि आजकल तो सबकी वो आदत हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ किया नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया, कभी पिज्जा खाया, बर्गर खाया, जो है कि आलू खाया, समोसा खाया, आलू बोंडा खाया, तली भुनी चीजें खाने लगा, मार्केट की चीजें खाने लगा, चावल खा रहा है, खूब भरपेट खा रहा है। अब ये क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है कि जब खाना हम खाते हैं तो सेल्स को क्या लगता है कि हमें जो है कि एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम कैलोरी ले रहे हैं उतना कैलोरी बर्न नहीं हो रहा। तो सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है। जितना एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि जितना आपने कैलोरी लिया उतना कैलोरी अगर आपने बर्न कर दिया तो खाना आपका पूरा पच गया। लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो भी है, हमारी जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, खाना क्या हो रहा है, पच नहीं रहा है, कैलोरी बर्न हो नहीं रही है। तो सेल्स को एनर्जी की जरूरत जो है कि पड़ती नहीं है। जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है तो सेल्स बोलता है कि मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो मैं ग्लूकोज लेकर के क्या करूंगी। तो ये क्या करता है, इंसुलिन फिर क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर के घूमना स्टार्ट कर देता है। अभी किसके पास जाता है, बोलता है लीवर के पास तुम ग्लूकोज ले लो, सेल्स को जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसमें जाकर ग्लूकोज को क्या कर देता है, डंप कर देता है।
फिर भी जो है कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बन ही रहा है हमारी आदत की वजह से, बैड ईटिंग हैबिट की वजह से ग्लूकोज बन ही रहा है। तो अभी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो सेल्स भी नहीं ले रहा है, जो लीवर भी नहीं ले रहा है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अभी फैट क्या होते हैं, हमारे सेल्स के चारों तरफ जो है कि जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, गेट बंद होना स्टार्ट हो जाता है। अब यही ये जब एक गेट बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तब यहाँ पे जो है कि शरीर को ज्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। जब गेट बंद होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज जो है कि आपके बॉडी में घूमने लगेगा। इंसुलिन जो है कि सेल्स को दे नहीं पाएगा। लीवर में पहले से ही ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब ये ग्लूकोज को क्या करेगा वो, ये ग्लूकोज घूमने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि सेल्स अब ग्लूकोज को ले नहीं पा रहा है, और ग्लूकोज क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में घूम रहे हैं, और क्या हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। अब सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, है ना। आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। अगर अपने बॉडी को एनर्जी नहीं मिली तो बॉडी क्या हो जाएगा। अगर आपको बॉडी में, शरीर में एनर्जी नहीं है, तो आप थका थका महसूस करेंगे, लेथार्जिक महसूस करेंगे। और फिर लंबे समय तक अगर ये प्रोसेस चलती रहे तो क्या हो सकता है, बॉडी डेड हो सकता है। लेकिन भगवान ने इतनी अच्छी संरचना की है बॉडी की, कि अगर एक मैकेनिज्म खराब हो गई तो दूसरी मैकेनिज्म पहले से ही बना करके रखा हुआ है। अगर आपके सेल्स जो है कि ग्लूकोज को नहीं ले पा रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो फिर अब काम आता है लीवर का। अब लीवर बोलता है कि अब मुझे काम करना पड़ेगा, एक्चुअली सेल्स को एनर्जी की जरूरत है। सेल्स को क्या जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। और ये ग्लूकोज घूम रहा है, इसका मतलब कि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही। तो अब लीवर क्या करता है, लीवर बनाना स्टार्ट करता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, फैट होता है। ये फैट जब ब्रेक डाउन होता है, फैट जा करके ब्रेक डाउन होता है कहाँ पे, सेल्स में जा करके जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जब ट्राइग्लिसराइड बनाना कर दिया, लीवर बनाना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली लीवर क्या बना रहा था, नॉर्मल तरीके से एचडीएल भी बना रहा था, ट्राइग्लिसराइड भी बना रहा था, वीएलडीएल भी बना रहा था, लेकिन नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू बना रहा था। लेकिन अब सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो लीवर को क्या लगता है, कि लीवर को ये लगता है कि मुझे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाने की आवश्यकता है। तो लीवर क्या करता है, उसकी फंक्शनिंग जो है कि क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाना स्टार्ट कर देता है, और एचडीएल कम बनाना स्टार्ट कर देता है। अब जब ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए वीएलडीएल भी बनाना पड़ता है लीवर को। अभी वीएलडीएल, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड खुद से जो है कि मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो फैट है लीवर में, जो है कि ब्लड में जो है कि अपने से घूम नहीं सकता। तो वीएलडीएल के माध्यम से क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड घूमना स्टार्ट कर देता है ब्लड में, और सेल्स के पास जाता है, और सेल्स में एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन ये वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जाकर के क्या हो जाते हैं, जब ट्राइग्लिसराइड का यूज हो जाता है, फैट जब एनर्जी में बर्न हो जाता है, तो ये क्या क्या बच जाता है, एलडीएल बच जाता है। अब ये एलडीएल खराब चीज है, क्योंकि एलडीएल क्या हो जाता है, चिपचिपाहट होती है उसमें। ये ग्लूकोज के साथ मिलकर के क्या करता है, चिपक जाता है, कहाँ पे, हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर के चिपक जाता है। अब ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, इसका मतलब ज्यादा एलडीएल फॉर्म होगा। ज्यादा बीएलडीएल बन रहा है, ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, मतलब ज्यादा ज्यादा क्या बनेगा, एलडीएल बनेगा। और एचडीएल पहले से ही कम कर दिया लीवर ने। पहले से कम क्यों कर दिया, क्योंकि जो है कि उसको वो काम क्या करना स्टार्ट कर दिया, ट्राइग्लिसराइड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एचडीएल का तो एक्चुअली क्या काम था, कि ये जब एलडीएल बनेगा तो इसको मैं जो है कि खींच करके लेकर के आऊंगा और लीवर में डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगी, खून की नली साफ रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एचडीएल बनना कम हो गया, एलडीएल जो है कि ज्यादा बन रहा है, तो ये जो क्या होता है, जाकर के चिपकना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ से क्या होता है, ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक हमने क्या था, समझा था, समझा था। मतलब गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, गड़बड़ हमारे खान पान में हो रही है। हम क्या खा रहे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, उसकी वजह से ग्लूकोज बन रहा, ज्यादा ग्लूकोज बन रहा तो ज्यादा इंसुलिन हो रहा। ज्यादा इंसुलिन जब बनने लगता है तो जो है कि पैंक्रियाज को, ज्यादा इंसुलिन जब बनाती है तो पैंक्रियाज भी गड़बड़ हो जाती है। अब वहां पे क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का काम हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो गया। तब क्या होता है कि हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, मतलब हमें कुछ तो सिम्टम्स आने लगते हैं, कुछ तो हमें जो है कि गड़बड़ होने लगता है ना। कहीं सीने में पेन होना स्टार्ट होने लगता है, कहीं पे जो है कि चेस्ट पेन होना स्टार्ट होने लगता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, हमें एक दवाई देता है। उस दवाई का नाम होता है स्टेटिन। क्या होता है नाम, स्टेटिन। अब डॉक्टर तो क्या है, डॉक्टर का काम है दवाई देना।
डॉक्टर क्या करेगा, स्टेटिन नाम की आपको दवाई दे देगा। अब ये स्टेटिन नाम की दवाई क्या करती है, ये जब क्या करती है कि लीवर को मना कर देती है कि भैया अब तुम क्या करो ना, कोलेस्ट्रॉल मत बनाओ। जब आप स्टेटिन दवाई खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बनना जो है कि आपका बंद हो जाएगा। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना चाहिए था बॉडी में सही तरीके से नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन अब आपके बॉडी में जो है कि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बन रहा था। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाना ही बंद कर देती है दवाई। जब कोलेस्ट्रॉल बनना दवाई कर देते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि आपने स्टेटिन नाम की जब दवाई खाया तो सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपके मसल्स पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मसल्स क्या होता है, पेन करना स्टार्ट हो जाता है। अब जब दिन भर आपको मसल्स पेन स्टार्ट रहेगा, आपके मसल्स दिन भर दर्द देते रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? किसी का भी अगर मसल्स हमेशा दर्द दे, बॉडी में पेन रहे, तो उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जब बुरा लगेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बुरी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं हो जाएगी, काम में मन नहीं लगेगा उसको। उसका कॉन्फिडेंस भी जो है कि लूज लूज रहेगा, थका थका लगेगा, हमेशा शरीर दर्द देते रहेगा। तो इसके साइड इफेक्ट्स है स्टेटिन के। और क्या होता है, ये स्टेटिन जाकर के आपके लीवर में ब्रेक डाउन होता है, लीवर में जाकर के टूटता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे आपके लीवर को भी खराब करना स्टार्ट कर देता है। इसके साइड इफेक्ट्स है ना। तो लीवर को खराब करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि लीवर की फंक्शनिंग खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। लीवर आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा इस दवाई से, लगभग अगर लंबे समय तक इस दवाई को लिया तो लीवर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। और क्या करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेन जो हार्मोन्स होता है, क्योंकि क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है। अब जब स्टेटिन दवाई खा लिए तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बन नहीं रहा है। कोलेस्ट्रॉल बन नहीं रहा है, इसका मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में इफेक्ट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपने दवाई तो ले लिया किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन इसलिए क्या कहा जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि क्या हमें ये सारी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो इसके साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है ना। तो लंबे समय तक अगर आपने थोड़े कम समय के लिए, कि जिससे कि हमारा नॉर्मलाइज हो जाए, फिर आप जो है कि कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ जो है कि अपने खान पान पे आप जो है कि ध्यान दे रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, लोग लंबे समय तक जो है ना दवाइयां लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब दवाइयां लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बोन्स में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि विटामिन D3 प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी तो बोन्स में भी प्रॉब्लम होगा। खाना जो है कि सही तरीके से पचेगा नहीं, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है कि वो पित्त बनाने में काम करता है ना। जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें भी जो है कि उसकी भूमिका होती है, पित्त बनाने में काम करता है कोलेस्ट्रॉल। तो वहाँ पे आपका डाइजेशन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके जो है कि एडवर्स साइड इफेक्ट्स है। तब हमें क्या करना चाहिए फिर, दवाई नहीं लेना है क्या, करना क्या है, क्या करना है, लीवर को आपको डैमेज कर देगा है ना। तो हमें क्या करना है फिर, तो हमें कहाँ पे काम करना पड़ेगा, जड़ पे काम करना पड़ेगा ना। जड़ क्या है, हमें कहाँ क्या सुधार करने की जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल को सुधार करने की जरूरत है या फिर अपने खान पान को सुधार करने की जरूरत है? मतलब कहाँ से आपको जो है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल सही हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर फंक्शनिंग होती हो सकती है, अगर हमने अपने खाने को सुधार कर लिया। खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की जगह, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हमने क्या लेना स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया, विटामिन लेना स्टार्ट कर दिया, मिनरल्स लेना स्टार्ट कर दिया, फाइबर लेना स्टार्ट कर दिया, पानी सही तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा नहीं बनेगा। जब ज्यादा ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ज्यादा इंसुलिन नहीं बनेगा। जब ज्यादा इंसुलिन नहीं बनेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फिर आपका क्या होगा, ग्लूकोज जो है कि सेल्स में जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलेगी। फिर लीवर को ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीवर जिस तरीके से HDL बना रहा था, ट्राइग्लिसराइड जिस अमाउंट में बना रहा था वो प्रॉपर अमाउंट था। तो उससे क्या होगा, अगर LDL बन भी रहा है तो HDL बन करके क्या करता है, उसको जो है कि आपके ब्लड से निकाल देता है। तो पूरा खेल कहाँ पे है, पूरा खेल है हमारे खान पान में जो है कि बदलाव लाने का। तो अभी हमने क्या समझा कि डायबिटीज भी खान पान की वजह से हो रहा है, BP भी हमने समझा था कि खान पान की वजह से ही हो रहा है।
और हमने क्या समझा कि ये कोलेस्ट्रॉल भी खान पान की वजह से हो रहा है। अभी मोटापा भी खान पान की वजह से ही होता है। अब मोटापा कैसे होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से मोटापा कैसे होता है? मोटापा इसलिए होता है क्योंकि क्या करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होने लगता है तो आपके जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा है क्या बोलता है कि फैट को बर्न होने नहीं देता है। फैट को बर्न क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि इंसुलिन को लगता है कि ग्लूकोज घूम रहा है, ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा है। तो दूसरा जो है कि फैट जो है कि फैट की जरूरत ही नहीं है एनर्जी देने के लिए, ग्लूकोज तो ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है। अगर बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है तो फैट, फैट अपन ने समझा ना, ट्राइग्लिसराइड, है ना। फैट की जरूरत नहीं, फैट को ब्रेक डाउन होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, फैट के ब्रेक डाउन होने में भी रोक लगा देता है। अब फैट का ब्रेक डाउन होता नहीं और फैट ज्यादा फॉर्म होता है, बोलता है कि फैट बनाओ। वो ज्यादा फैट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये फैट क्या होते हैं, आपके पेट के चारों तरफ जो है कि आपके जंघे में, आपके जो है कि इधर थाई में, और जो है कि अलग अलग जगह फैट क्या हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और ज्यादातर पेट के चारों तरफ फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, आपको मोटापा आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ओबिसिटी भी हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज भी हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपका बीपी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि खान पान को अगर आपने सही कर लिया तो इतनी सारी बीमारियां एक साथ आपकी ठीक हो सकती है। अगर आपके खाने में आपने प्रोटीन कर लिया, विटामिन कर लिया, मिनरल्स कर लिया, तो क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में इतनी सारी बीमारियां एक साथ जो है कि ठीक हो जाएगी। मात्र क्या क्या चेंज करने से, बदलाव करने से, खान पान में बदलाव करने से। तो हमें क्या नहीं खाना है, हमें जो है कि मैदा वाली चीजें नहीं खानी है। हमें क्या नहीं खाना है, हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें नहीं खानी है। हमें जो है कि चाय के साथ हम टोस्ट, अब हमें ये देखना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आजकल गूगल है, आप गूगल ये सारी चीजें जो बता रहे हैं आप गूगल कर सकते हो। ऐसे में कोई कोई जो है कि बहुत बड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर करके आया और आपको बता रहा हूँ, आप गूगल करके देखिए कि एडवर्स साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई है स्टेटिन को अगर आपने लेना स्टार्ट कर दिया तो उसके क्या एडवर्स साइड इफेक्ट्स होंगे, तो आपको बता देगा कि ये सारे सारे एडवर्स साइड इफेक्ट्स है। आप गूगल करेंगे तो आप पूछेंगे कि अगर हमें जो है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना है तो हमें किस तरीके की डाइट अपनानी चाहिए, तो आपको बता देगा वो कि आपको जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो है कि चीजें जो है कि ज्यादा नहीं खानी है। अब कैसे मालूम चलेगा, तो आप जब बिस्किट का पैकेट खाते हो तो उस पे लिखा रहता है कि उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल्स, उस पे लिखा रहता है। अगर लिखा है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है तो आपको अवॉइड करना है। जब आप टोस्ट खाओगे तो उस पे लिखा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, तो आप देखो कि प्रोटीन की मात्रा तो कम है, विटामिन की मात्रा कम है, मिनरल्स की मात्रा कम है, ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अगर आप खाओगे तो आपका ग्लूकोज फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा तो इंसुलिन बनेगा। ब्रेड आप खाओगे तो ब्रेड में आप देखो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है क्या। तो जो चीजें कार्बोहाइड्रेट, जो जितनी भी मैदा से बनी हुई चीजें होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। जितनी भी तली हुई चीजें होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। जितनी भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। जितने भी पाम ऑयल से बनी हुई चीजें होती है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है कि ज्यादा बनता है। उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। उसमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है। आजकल जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए उसमें जो है कि अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो हमें वो चीजें, पहले क्या लोग खाते थे क्या, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, आपने देखा है कि खाते हुए लोग। पहले के समय में जो है कि बहुत फेस्टिवल वेस्टिवल में जाकर के, कहीं पे जाकर के लोगों के घर में पूड़ी उड़ी तलती थी। लेकिन आज क्या है, हर 2 दिन पे 3 दिन पे भजिया पूड़ी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है घर में। तो पहले के लोगों को देखो किस तरीके से वो खाते थे, किस तरीके का खान पान था, और हमारा भी खान पान कैसा है। तो अगर हमने खान पान में अगर बदलाव कर लिया, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर हमें इतनी समझ आ गई कि हमें सवेरे उठ करके चाय पीना है या नहीं पीना है, क्योंकि चाय में क्या होता है, चीनी में क्या होता है, शक्कर में क्या होता है, कैलोरी ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो चीनी क्या करती है, डायरेक्ट ग्लूकोज बना देती है। उसको ज्यादा ब्रेक डाउन भी नहीं होना पड़ता है ना, डायरेक्ट जो है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो सुबह सुबह हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई बीपी वाला पेशेंट है, कोई जो है कि कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है, अगर वो चाय ले रहा है तो उसको डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट वो जहर ले रहा है अपने बॉडी में।
तो हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है ना। तो चाय की जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो गर्म करके गुनगुना में। उसकी जगह पे और आप क्या कर सकते हो, उसमें जो है कि दालचीनी ऐड कर सकते हो। तो दालचीनी क्या करता है, आपका जो ग्लूकोज का अमाउंट है उसको कम करता है। ब्लड में जो ग्लूकोज घूमते रहते हैं उसको जो है कि रिड्यूस करने में काम करता है। तो ये कुछ चीजें जो है कि आपको जो है कि समझनी पड़ेगी, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब ये सारी चीजें, अब आप बोलो कि प्रोटीन कहाँ से आएगा, विटामिन कहाँ से आएगा, मिनरल्स कहाँ से आएगा, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। सप्लीमेंट जब आप लेते हैं तो आपको जो है कि वो जो आपकी जो डाइट है बैलेंस्ड हो जाती है। बैलेंस डाइट हो जाती है तो जो है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम हो जाता है, आपके बॉडी में प्रोटीन भी मिलने लगता है, विटामिन भी मिलने लगता है, मिनरल्स भी मिलने लगता है। जो विजरल फैट जमा हुए उसको हम कैसे करें, जो है कि उसको कैसे करें, फिर जो विजरल फैट ऑलरेडी जो जम गया उसको कैसे हम हटाएंगे। एक तो है कि हम जो है कि विजरल फैट जमा नहीं होने दें, और दूसरा है कि जो ऑलरेडी जम गया उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आप जो है कि फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं, अलसी का तेल ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, आपका जो विजरल फैट है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। आपके आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जो है जो जम रहा है, एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है उसको क्या करता है, रिमूव करता है वो। आपके खून को पतला करता है। आपके जो है कि अ, आपके बोन्स में जो है कि लचीलापन लेकर के आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बेसलाइन क्लियर हो गया, फंडामेंटल क्लियर हो गया, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको कोलेस्ट्रॉल अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे वाले सेशन में किस पे बात करेंगे, थायराइड पे बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एक एक बीमारी को उसको जो है कि जड़ से आपको समझ में आ जाए कि उसका रूट क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, कि डायबिटीज का क्या फंडामेंटल, जिससे कि आप किसी को अगर कोच कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो, किसी को आप हेल्प कर रहे हो, तो क्या हो जाए, वो सामने वाले लगे कि हाँ मतलब कि इनके पास जानकारी है, और ये जो मुझे नॉलेज दे रहे हैं, ये जो मुझे सजेशन कर रहे हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स लेने को बोल रहे हैं, ये सप्लीमेंट्स मेरे लिए क्या है, कारगर चीजें हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल में हमें क्या सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल में अगर वेस्टीज सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, तो सप्लीमेंट्स पे ही हमें पूरा 100% डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें अपने डाइट पे कंट्रोल भी करना है। मतलब कि आप इधर सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हो, उधर पिज्जा बर्गर खाए जा रहे हो। इधर सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हो, उधर खूब तेल वाली पूरी खाए जा रहे हो। अब बोल रहे हो कि आपका तो सप्लीमेंट्स काम ही नहीं करता है ना। तो हमें हमें क्या करना, सप्लीमेंट्स पे नहीं, साथ साथ में हमें अपने डाइट पे भी कंट्रोल करना है। आप सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हो और घर में खूब तेल वाले चीजें पकवान बने जा रहे हैं आपके घर में, है ना। चाय पे चाय लिए जा रहे हो, शक्कर पे शक्कर खाए जा रहे हो, गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन आप दबाए जा रहे हो। अब फिर बोलोगे सप्लीमेंट्स तो काम ही नहीं करता, तो कैसे काम करेगा। आप उसके एडवर्स में काम करोगे और इधर सप्लीमेंट तो आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। तो एक कुछ चीजें जो है ना, हमें कॉमन सेंस यूज करना है ना, कि सप्लीमेंट्स अगर आप खा रहे हो तो साथ साथ में आपको जो कि प्रिकॉशंस क्या लेना है, परहेज क्या करना है आपको, कौन सी डाइट खानी है, कौन सी डाइट नहीं खानी, इस पे भी हमें काम करना है। तो सप्लीमेंट्स में आप क्या ले सकते हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो क्या ले सकते हैं, सबसे पहला जो है कि सप्लीमेंट्स उसमें फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल आपके खून को पतला करता है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। आपके ब्लॉकेजेज अगर कहीं पे हैं, हार्ट में, ब्रेन में कहीं पे ब्लॉकेजेज है, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो पहला सप्लीमेंट है फ्लैक्स ऑयल। दूसरा है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल भी क्या करता है, आपको उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, इसमें भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। लेकिन इसमें कुछ लोग वेज होंगे, कुछ लोग नॉन वेज होंगे। तो वेज वाले क्या लेंगे, फ्लैक्स ऑयल लेंगे। नॉन वेज वाले क्या लेंगे, फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल दोनों लेंगे। उससे क्या होगा, उनको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। तो ये किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए है। और आपको क्या लेना है, आपको स्पिरुलिना लेना है, जिसमें क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, विटामिन रहेगा, मिनरल रहेगा, फाइबर रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि आपका जो ग्लूकोज ज्यादा बन रहा था, उसमें कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन सही तरीके से होगा। और आपके जो विजरल फैट पे जो सारी चीजें जमा हुई है वो क्या करेगा, विजरल फैट को सही करेगा, जिससे कि आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, सही होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको क्या लेना है, नोनी लेना है। नोनी क्या करता है, आपके सेल्स को रिपेयर करता है, जो सेल्स डैमेज हो गए, जो सेल्स खराब हो गए, सेल्स को रीजनरेट करने में काम करता है। तो आपको नोनी लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, स्पिरुलिना लेना है, और क्रिल ऑयल लेना है। इससे आप क्या हो सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। साथ में हमने क्या बताया, आपको जो है कि अपने डाइट पे कंट्रोल करना है। सवेरे उठ करके चाय नहीं पीना है, चाय की जगह पे आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, गर्म पानी और नींबू मिला करके पी सकते हैं। आपको जो है कि सवेरे नाश्ते में क्या लेना है, तो हमने ऑलरेडी बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, चना भिगो करके खा सकते हैं, उसमें खड़ी मूंग भिगो करके खा सकते हैं, मूंगफली भिगो करके खा सकते हैं। इसमें क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं होता है। आप गूगल पे कर लेना, गूगल सर्च कर लेना कि प्रोटीन रहता है क्या रहता है, सारी चीज आपको मिल जाएगी। आपको अगर इसकी प्रॉब्लम है तो रोटी की जगह पे आप जवारी की रोटी खाइए, गेहूं की रोटी की जगह पे आप जवारी की रोटी खाइए। 3-4 महीना कर लो, उससे क्या हो जाएगा, आपका बॉडी सही तरीके से काम करने लगेगा। फिर थोड़ा थोड़ा जो है कि जब कभी भी इच्छा हो तो उन सारी चीजों पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। कल मैं आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताऊंगा, आज क्योंकि समय निकल गया है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताऊंगा कि 3 महीने के अंदर वेस्टिज सप्लीमेंट्स को लेकर के नॉन डायबिटिक उनको जो है कि रिपोर्ट आई हुई है, और रिपोर्ट भी मैं दिखाऊंगा। नॉन डायबिटिक रिपोर्ट मतलब कि डायबिटिक का पेशेंट जिसको 500 के ऊपर शुगर लेवल था, उस आदमी का जो है कि रिपोर्ट ने नॉन डायबिटिक कर दिया। तो कल मैं उसका आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और कल अगर टाइम रहा तो अपन थायराइड के बारे में भी बात करेंगे, थायराइड का बेसिक बेसिक समझेंगे और फिर उसको डिटेल में समझेंगे। तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है देशराज यस सर? सर। यस सर।